सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे गॉर्बचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें अभी डिस्कस करनी है वो ये है कि इसके अंदर आप प्रोसेस देखोगे कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ। कौन सी स्टेट का? यूएसएसआर का। स्टेट का मतलब सेंटर वाली गवर्नमेंट, नॉट इंडिया जैसी स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ना आप लोग ये नहीं देखोगे कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, उसके रीजंस बाद में पढ़ेंगे। आप लोग के बुक में टॉपिक है, इसमें ये देखोगे कि कैसे अनाउंस करा गया कि हाँ भाई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मिखाइल गॉर्बचेव ये वहाँ के लीडर थे। आप लोगों की बुक में जो साइड में बॉक्सेस दिए जाते हैं उनमें इनके बारे में पूरा है और आपको रीड भी करना है। तो मिखाइल गॉर्बचेव जो थे, इनको लीडर बनाया गया 1985 के अंदर जीएस, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने क्या करा? सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। सॉट मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, मांग करना तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक इच्छा करना या फिर प्रयास करना किसी चीज़ को करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस सिस्टम को रिफॉर्म करूँ, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि रिफॉर्म्स की नीड है यूएसएसआर को। इन्होंने रीज़न ये दिया कि हम चाहते हैं टू कीप यूएसएसआर एब्रीस्ट। एब्रीस्ट का मतलब होता है इक्वल, मतलब कि के बराबर, ठीक है। एब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन वेस्ट। मतलब कि हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है किसमें? वेस्ट में हो रहा है, उसके बराबर यूएसएसआर को रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम लोगों ने पढ़ा था आर्म्स रेस जब हुई थी तो यूएसएसआर ने अपना सारा पैसा जो था आर्म्स पे लगाया था, पर इससे उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई थी, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही थी। बट वहीं यूएसए की इकोनॉमी जो थी वो ग्रो हो रही थी, प्लस वो आर्म्स रेस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये लोग चाहते थे कि अब हम लोग यूएसए के बराबर आ जाएं, इसीलिए इन्होंने बताया, मिखाइल गॉर्बचेव ने, कि हम लोगों को रिफॉर्म्स की नीड है। अब बताते हैं इनका डिसीजन क्या है। तो हमारे जो मिखाइल गॉर्बचेव हैं, इन्होंने डिसीजन किया टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद वेस्ट। मतलब कि वो वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल कर लेंगे, जो इनके बीच में टकरार वकरार होती है उसको नॉर्मल करा जाएगा। उसके बाद डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। डेमोक्रेसी लेकर आएंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं रखेंगे कि स्टेट सारा कंट्रोल करेगी और बाकी थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम देंगे। उसके बाद एंड द रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन के अंदर जो नीडेड रिफॉर्म है वो भी लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब देखो, सोचते तो हम भी बहुत कुछ हैं, पर इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर सेम डिफरेंट इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? आप लोगों की बुक की लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझना। नाइदर ही, ना तो वो, नॉर एनीवन एल्स, ना कोई और। इंटेंडेड का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा होना, ठीक है। और एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड। मतलब कि इस रिफॉर्म वाले तरीके से जो चीज़ हुई, ना तो वो ना कोई और, ना तो उनकी इच्छा थी और ना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसी चीज़ हो जाएगी। अब हुआ क्या था कि ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ कौन सी थी, अब मुझे कमेंट करो आप लोग। उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना। किस गवर्नमेंट के लिए? अपनी खुद की गवर्नमेंट के लिए, सोवियत यूनियन वाली के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ? डिस्टर्बेंस होकर हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोटेस्ट होगा तो वहाँ कोई भंडारे तो बटेंगे नहीं, दिक्कत ही आएंगी। तो सेम दिक्कत यहाँ पर आई थी, पर यहाँ पर इस बार चेंज क्या थी कि इन लोगों ने इंटरवीन नहीं करा। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आके नेगोशिएशन करना, हस्तक्षेप करना, जिसको बोलते हैं कि मतलब तुम चीज़ों को कंट्रोल करो। इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया फुल। इससे क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट रिजाइम थे, मतलब कि वहाँ के जो शासन थे वो कोलैप्स हो गए। वहाँ पे थोड़ी सी टकरार आने लगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, बट यहाँ पे पूरी तरीके से अभी डिक्लेयर नहीं करा गया था। बट ये पता लग गया था कि आप चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाली स्टेट पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूएसएसआर के अंदर, प्लस जो यहाँ से प्रोटेस्ट से जो क्राइसिस आए थे, उन दोनों ने मिलाकर हेस्टिन किया। हेस्टिन का मतलब होता है किसी प्रोसेस को तेज़ कर देना, ठीक है ना। बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक पे, इस चीज़ से ये चीज़ फास्ट ट्रैक हो गई। तो फास्ट ट्रैक कर दिया किस चीज़ को? इनके डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को। जो चीज़ आज से 5 साल बाद होनी थी, अब इन्हें वो 2 साल बाद फेस करनी थी, ठीक है। तो क्या होता है? गॉर्बचेव ने इनिशिएट करी पॉलिसीज़ किससे रिलेटेड थी? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा था डेमोक्रेटाइजेशन द कंट्री। मतलब कि वो कंट्री के अंदर, यूएसएसआर के अंदर कुछ चीज़ों को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे, डेमोक्रेसी को लेकर आना चाहते थे, ठीक है।
अब इनकी पॉलिसीज जो है आप लोगों के एनसीईआरटी में जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ पर नहीं है, बट जब आप पेजों को पलटोगे और जो साइड में बॉक्सेस होते हैं लीडर के नाम के हैं, तो वहाँ पर जो गॉर्बेचेव का टॉपिक है वहाँ पर आप लोगों को 2 पॉलिसीज बताई गई हैं। पहली है पेरेस्ट्रोइका, दूसरी है ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, किसी चीज़ को रीस्ट्रक्चर करना, दोबारा से उस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना। ग्लासनोस्त का मतलब होता है ओपननेस, किसी चीज़ में थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 पॉलिसीज थी जो गॉर्बेचेव अनाउंस करना चाहते थे और चाहते थे कि वो कंट्री को डेमोक्रेटाइज करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब जो लीडर्स के पास, कम्युनिस्ट लीडर के पास पावर थी, वो तो इसके अगेंस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी लेकर आओगे, रिफॉर्म्स लेकर आओगे, तो उससे यही चीज़ होगी कि उनसे कंट्रोल हटेगा। तो सेम चीज़ थी, वो सारे इनके अपोज में आ गए थे, अपोज्ड बाय द सोवियत यूनियन लीडर्स, मतलब कि सोवियत यूनियन के लीडर्स ने ही इन पॉलिसीज़ को अपोज करा था। उसके बाद एक कूप होता है, कूप होता है तख्ता पलट, ठीक है। तो एक कूप होता है 1991 के अंदर, और वो किसके थ्रू एनकरेज कराया जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स के थ्रू। हार्डलाइनर्स बोलते हैं कट्टर लोग जो होते हैं, ऑर्थोडॉक्सी टाइप के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स बोल लो या फिर हार्डलाइनर्स बोल लो, उन्होंने क्या करा, इसको कूप जो तख्ता पलट हो रहा था उसको एनकरेज करा। इससे क्या हुआ, अब ये वो वाली बात हो गया, आपने किसी वेजिटेरियन आदमी को पनीर खिला दिया, अब क्या वो दाल के पीछे मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या था कि लोग जो थे ना, वो फ्रीडम को एक बार देख चुके थे, उन्हें पता था कि फ्रीडम में एक्चुअल में होता क्या है, कि हर आदमी के पास अपनी पावर होती है, हर आदमी के पास अधिकार होता है कि वो कुछ भी कर सके। तो अब लोग तैयार नहीं थे कि वो ओल्ड वाला सिस्टम जो था, जिसमें सारा कंट्रोल स्टेट के पास था, उसको वो लोग वापस से देखें या फिर उसमें वापस से लिव करें। तो सेम वही था कि लोगों ने टेस्ट कर लिया था फ्रीडम को, एंड डिडंट वांट ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराने तरीके का रूल था वो नहीं चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, बोरिस येल्सिन एक वहाँ के लीडर हैं जो इमर्ज हुए थे नेशनल हीरो की तरह। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आता है, 1 मार्क्स में भी आता है और वैसे भी पूरा पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए थे, और क्यों इमर्ज हुए थे? क्योंकि इन्होंने ये जो कूप यहाँ पर हुआ था उसको अपोज किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, रशिया रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, इंडिया में क्या होता है, अगर मैं सेंटर की बात करती हूँ तो आप लोग सेंटर गवर्नमेंट की बात करते हो, पर अगर हम वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो सेंटर का मतलब होता है स्टेट। मतलब अगर मैं सेंटर बोलूँगी तो मैं रेफर करूँगी स्टेट को, स्टेट बोलूँगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँगी स्टेट तो मैं बोलूँगी रिपब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताता आप लोगों को और आप लोग कंफ्यूज रहते हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि सेंटर बोल रही हूँ। इंडिया के लेवल में वो चीज़ सेंटर होती है, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ोगे तो उसको स्टेट बोला जाएगा, और इंडिया में जिस चीज़ को स्टेट बोलते हैं वहाँ रिपब्लिक बोला जाएगा। सेम यही बात आती है रशिया रिपब्लिक, मतलब कि जो रशिया वाला एरिया था वहाँ पर येल्सिन ने क्या करा, पॉपुलर इलेक्शन करे और वो जीत गए। इससे क्या हुआ कि जो सेंटर वाला कंट्रोल था, जो स्टेट के पास पावर रहती थी, वो शेक ऑफ करने लग गई, वो हिलने लगी। पहले क्या होता था, पावर डायरेक्ट जाती थी सोवियत यूनियन के पास, ये रही। पर अब क्या हुआ कि ये पावर जो थी ना इनके पास जाने लगी, रिपब्लिक्स के पास। अब इनका जो रोल था वो थोड़ा थोड़ा हटने लग गया, और ये मेनली कहाँ हुआ था, यूरोपियन साइड हुआ था, जो अपने आप को सोवरेन स्टेट्स मानती थी। आप लोगों ने क्लास 11th में प्रीएम्बल रीड करा था, इसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, तो इसको बताना गवर्नमेंट्स में कि इसका मतलब क्या होता है सोवरेन स्टेट्स का। अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो, बाकी लोग तो चाहते थे कि